Hello and welcome to Exam Shastra. Today we'll discuss about the current affairs of 18th of October. So basically हम लोग APSC and ADRE including सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए आज करंट अफेयर्स लेके आया है हिंदी एंड एसएमईज में और ये प्रॉब्लम न करे आरंभ करो. दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक फॉर APSC एंड फॉर ADRE एंड सब इंस्पेक्टर. ठीक है. सो आप सभी को मालूम है हम लोगों ने 4 अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किया है. ठीक है. एक APSC फाउंडेशन कोर्स के लिए, दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तीसरा है APSC आपका जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगा. प्रारंभ एंड प्रथमा के एडमिशन्स अभी चल रहा है, इंक्लूडिंग CSET बैचेस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो दिस इज आवर APSC फैकल्टी टीम. इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से फैकल्टीज है. ठीक है. दिस इज आवर SSC एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स टीम. ठीक है. तो आप लोग इसको देखिए. नाउ पहला जो टॉपिक है रिपोर्ट ऑन कनसेंगुइनिटी, माने रक्त सम्बन्धर रिलेटेड এটা ৰিপৰ্ট আহিছে, তাৰ এটা আৰ্টিকেল আহিছিলে দা হিন্দু, তাৰ পৰাই এই আসলতে টপিকটো মই লৈছো. Why is in the news? Recent studies delves into the influence of consanguinity, মানে ৰক্ত সম্বন্ধৰ যি প্ৰভাৱ on genetics and health. ঠিক আছে. আমাৰ স্বাস্থ্য আৰু জেনেটিক্সত কিদৰে ৰক্ত সম্বন্ধৰ এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ বা প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে বা পৰিব পাৰে তাৰ ৰিলেটেড ষ্টাডি ৰিচেণ্টলি আহিছিলে. ইট elucidates how this widespread tradition affects disease susceptibility and development of human traits within global population. ठीक है. So what is consanguinity? देखिए ये जो है कॉन्सेंगुइनिटी, इट इज ए सोशल एंड जेनेटिक डायमेंशन. इसका 2 डायमेंशन से इसको हम लोग बता सकते हैं कि कॉन्सेंगुइनिटी क्या है. অসমত যদি ক'বলৈ যাও रक्त संबंध বুলি কোৱা হয়. ठीक है. हिंदी में रक्त संबंध बोला जाता है. ठीक है. तो इसको अलग अलग डायमेंशन से डिफाइन किया जा सकता है. सोशली इट मीन्स मैरिंग ब्लड रिलेटिव्स. आप सभी को मालूम है हमारे इंडिया में कई सारे ट्रेडिशंस पे अपने ही जो रिलेटिव है उन लोगों के बीच में शादी ब्याह होते हैं. ठीक है. सच एज कजिन्स और सिबलिंग्स. ठीक है. वाइल जेनेटिकली अगर बात किया जाए, जो इसका जेनेटिक डायमेंशन है, इट रेफर्स टू द यूनियन बिटवीन क्लोज रिलेटिव इंडिविजुअल्स ऑफन टर्म इन ब्रीडिंग. ठीक है. तो ये इसको क्या बोला जाता है? इट रेफर्स टू यूनियंस बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफन टर्म in breeding. So it is a construct that has implications for both family and population genetics. तो अभी ये जो रिपोर्ट आया था यहाँ पे क्या क्या टेकअवेज हम लोग को मिला है. ठीक है. की टेकअवेज या फिर की पॉइंट्स क्या क्या मिला है ये भी हम लोग देखेंगे. इसका भी आप लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं. यहाँ पे बोला गया है कि अप्रोक्सीमेटली जो है 15 to 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दे प्रैक्टिसेस दिस ट्रेडिशन. ठीक है. ये जो कॉन्सेंगुइनिटी का ट्रेडिशन है, ठीक है, या फिर जो कस्टम है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है. मतलब दुनिया के करीबन 15 से 20% लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. कहाँ कहाँ होता है? बेसिकली एशिया एंड वेस्ट अफ्रीका में ये प्रैक्टिस बरकरार है. ठीक है. हम लोगों को एंशियंट सिविलाइजेशंस में भी इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है. ठीक है. कई सारे एंशियंट सिविलाइजेशंस में ये जो कॉन्सेंगुइनिटी का ट्रेडिशन है ये देखने को मिलता है. ठीक है. नाउ इसके बारे में अगर बात करें, सम ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इंक्लूडिंग इजिप्शियन एंड इनकास, ये दो सिविलाइजेशन है, এই দুটা সভ্যতা আছে, সেই সভ্যতাটো আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ কনসেংগুইনিটিৰ প্ৰেক্টিছ ৰক্ত সম্বন্ধৰ প্ৰেক্টিছ কৰা গৈছিল বুলি জানিব পৰা যায়. ইণ্ডিয়া হ্যাজ মোৰ দেন 4000 এন্ডোগেমাছ গ্ৰুপছ. ঠিক আছে. কিমানটা গ্ৰুপ আছে? প্ৰায় 4000তকৈ অধিক, য'ত মানুহে কি কৰে, দে মেৰি উইদিন দ্য সেম কাষ্ট অৰ ট্ৰাইব অৰ গ্ৰুপ. ঠিক আছে. मेकिंग इट ए फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्सेंगुइनिटी स्टडीज. इसीलिए इंडिया, ये जो रिपोर्ट आया है यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स आए हैं, क्योंकि इंडिया में 4000 से भी ज्यादा एंडोगेमस ग्रुप्स में ये कॉन्सेंगुइनिटी प्रैक्टिस किया जाता है. तो इससे बढ़िया और स्टडी के लिए और ग्राउंड क्या हो सकता है दुनिया भर में, राइट. ऑल्दो इंडिया के साथ साथ एशिया के अलग अलग कंट्रीज में एंड वेस्ट अफ्रीका के कंट्रीज में भी ये प्रैक्टिस किया जाता है. इट वाज फाउंड दैट कॉन्सेंगुइनिटी हैज इंक्रीज्ड मॉर्टेलिटी रेट. মানে কৈছে যে কনসেংগুইনিটিৰ কাৰণে কি হৈছে, প্ৰায় লাইক কি হৈছে যে
বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে বেছি মৰ্টেলিটি ৰেট ওলাই আহিছে, মানে মৃতকৰ সংখ্যা বা মৃত্যুৰ সংখ্যা বিকজ অফ কনসেंग्विनिटी বাঢ়িছে বুলি কোৱা গৈছে। सो 15-20% जो स्टैटिस्टिक्स है कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में कितने सारे ग्रुप्स इसको प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ में इससे रिलेटेड क्या असर पड़ता है, ये की पॉइंट्स हम लोगों को इस रिपोर्ट से जानने को मिला है। ठीक है, नाउ यहाँ पे ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, हम लोग यही देखेंगे कि देखिए अगर कोई सोशल कस्टम बहुत सालों से प्रैक्टिस हो रहा है तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट्स तो होगा ही, ठीक है, या फिर इसका चैलेंजेस या फिर इससे रिलेटेड इश्यूज भी कुछ रहेंगे। पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका बेनिफिट्स है वो क्या क्या है। पहला बेनिफिट जो है विद इन सेम कल्चर सेम ट्रेडिशन, अगर आपका मैरिज होता है, ठीक है, सेम ट्राइब के बीच में, तो उसी पर्टिकुलर कास्ट या फिर जो ट्राइब है, ठीक है, सो हर किसी का अलग अलग कल्चरल एंड सोशल ट्रेडिशन है, वो बरकरार रखता है क्योंकि विद इन दैट पर्टिकुलर कास्ट एंड ट्राइब ये शादी ब्याह होता है। सेकेंड जो है क्या है, सोशल सेफ्टी नेट, इसको थोड़ा इस तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए कॉन्सेंगिनियस जो रिलेशनशिप्स है इसको लाइक इट कैन प्रोवाइड ए बिल्ट इन सोशल सेफ्टी नेट। कैसे? रिलेटिव्स आर मोर लाइकली टू असिस्ट ईच अदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल, इमोशनल और मेडिकल क्राइसिस में, ठीक है। अगर एक ही सोसाइटी एक ही कास्ट के अंदर शादी ब्याह होता है तो लोग जो है अपने रिलेटिव में ही अगर शादी ब्याह हो रहा है तो लोग ज्यादा कॉन्सर्न होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल कोई क्राइसिस आ गया, कोई इमोशनल क्राइसिस, तो कोई मेडिकल क्राइसिस, वहां पे ये जो है, ये जो आपका कॉन्सेंगिनियस रिलेशनशिप है यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदेमंद में रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कस्टम है ये एक सोशल सेफ्टी नेट की तरह भी काम करते हैं। तीसरा जो है, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी। आजकल की जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा क्या है कि कंपेटेबल नहीं है एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ। नाउ यहाँ पे जो इनकम्पेटिबिलिटी का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? बिकॉज एक आप क्लोज रिलेटिव को अगर आप शादी आपके साथ हो रहा है, इट मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चरल, ठीक है, रिलीजियस और सोशल बैकग्राउंड, ठीक है। इन तीनों, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कई सारे केसेस में ऐसा आया है कि जब भी मान लीजिए कि कोई दूसरे कल्चर से, मान लीजिए कोई एक मराठी है दूसरा कोई पंजाबी है, ठीक है, तो उन लोगों के कल्चरल इनकम्पेटिबिलिटी के कारण शादी नहीं हो पाता है। रिलीजियस भी कई सारे केसेस में देखने को मिलता है, सोशल बैकग्राउंड तो है ही, हायर कास्ट लोअर कास्ट, इन सब चीजों के मामले में ये जो इनकम्पेटिबिलिटी का रिस्क है ये रिड्यूस्ड हो जाता है इफ एनीवन प्रैक्टिस कॉन्सेंगिनिटी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ बेनिफिट्स है, ठीक है, तो हम लोगों को दोनों ही तरफ देखना पड़ेगा। चैलेंजेस भी है, रक्त সম্বন্ধৰ কিছুমান চেলেঞ্জেছো আমি দেখা পাওঁ। সবতছে যেটো ডাঙৰ চেলেঞ্জেস সেইটো হৈ গৈছে ৰিস্ক অফ জেনেটিক ডিসঅর্ডার, ঠিক আছে। The most significant challenge of consanguinity is the increased risk of offspring inheriting genetic disorder, ঠিক আছে। তো জেনেটিক ডিসঅর্ডাৰৰ যেটো ভয়াবহ শংকা, এই শংকা আসলতে এই যেটো ৰক্ত সম্বন্ধ, এই ৰক্ত সম্বন্ধৰ জৰিয়তে এটা জেনাৰেশনৰ পৰা এটা জেনারেশনলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। दूसरा जो है लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर मान लो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, भाई एक ही कास्ट एक ही ट्राइब के अंदर शादी ब्याह होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं बन पाएगा। मैरिंग क्लोज रिलेटिव्स कैन लीड टू लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन, potentially reduce the overall resilience to diseases and environmental changes। देखिए हर किसी का, मान लीजिए कि कोई अगर अफ्रीका के लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों का आप सभी को मालूम है लाइक हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में भी या फिर हार्श कंडीशन में भी उन लोग काम कर पाते हैं, मतलब वो जो चैलेंजेस है उसको वो लोग आराम से एड्रेस कर सकते हैं। उससे आप उसी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में हम लोग या फिर कोई यूरोपियन कंट्रीज के लोग नहीं सफर कर सकते, ठीक है। तो उनके लिए वो एक जेनेटिक लाइक एक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि ज्यादा अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगा, ठीक है, ये जेनेटिक सिमिलरिटी अगर ज्यादा होगा तो डिजीजेस से एंड एनवायरमेंटल चेंजेस से हम लोग कोप अप नहीं कर पाएंगे, हम लोग ज्यादा रेजिलियंस डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी एक प्रॉब्लम की तरह हम लोग को दिखाई दे सकता है, ठीक है, ये अगर कॉन्सेंगिनिटी प्रैक्टिस ज्यादा होता है तो। उसके बाद जो है आपका पोटेंशियल, ठीक है,
पोटेंशियल इरोजन ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। सही बात है, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट डाला था सोशल सेफ्टी नेट, यहाँ पे तो ठीक है कि क्राइसिस के टाइम पे आपके फैमिली के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी आपके पास नहीं बचता है। ठीक है, आपका क्या डिसीजन है, आपको क्या प्रेफरेंसेस आपका है, तो यहाँ पे ज्यादा ख्याल नहीं देखा जाता है। आपके लिए फैमिली एंड आपके लिए सोसाइटी ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए अगर कॉन्सेंग्युइनिटी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके बाद जो है आपका साइलेंस वॉइसेस इन डोमेस्टिक वायलेंस। मान लीजिए एक ठीक है, दो आदमी हैं, कजिन है, उनके बीच शादी हुआ है, तो अपने उस पर्टिकुलर शादी में अगर ऐसा किस्सा आया बाद में जाके कि डोमेस्टिक वायलेंस का अगर किस्सा आया, तो शर्म के नाते सोसाइटी में अगर मान लीजिए कि क्योंकि रेपुटेशन खराब हो सकता है उस पर्टिकुलर दो फैमिली का, तो इसीलिए क्या किया जाता है, साइलेंट वॉइस, मतलब अपने वॉइस को साइलेंट कर देते हैं, अपने उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। ठीक है, जहां पे वीमेन बहुत ज्यादा सफर करने लग जाते हैं, वीमेन में डिस्करेज फ्रॉम रिपोर्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस ड्यू टू फैमिलियल एंड कल्चरल प्रेशर्स। तो ये था चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ कॉन्सेंग्युइनिटी। ठीक है, रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डाइवर्सिटी हम लोगों को क्यों चाहिए, ठीक है, ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में यहाँ पे साइलेंस वॉइस हो जाना, ये सभी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम चैलेंजेस ऑफ कॉन्सेंग्युइनिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कंक्लूजन क्या है, देखिए कॉन्सेंग्युइनिटी जो है ये तो है कल्चर के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रैक्टिस एंटविंड विथ कल्चर, जेनेटिक्स एंड सोशल नॉर्म्स necessitates a delicate balance, मध्यम मार्ग की बात हो रहा है। ठीक है, मतलब empowering individual to make informed choices while preserving cultural heritage is also crucial। नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि कौन करना चाहते हैं, कौन नहीं करना चाहते, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम होना चाहिए। फोर्सफुली नहीं करा जाना चाहिए हर एक कल्चर, हर एक कस्टम में। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल चॉइसेस को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। तो आपका মানে মোটামুটি কৰি পেলাই কি কৰিব লাগে, ডেলিকেট এটা বেলেন্স বনাই তুলিব লাগে। The next topic is important from GS paper 1 Indian society point of view, and ये जो न्यूज है ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, इट वाज अबाउट सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक न्यूज आया है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड इट्स लॉन्ग अवेटेड वर्डिक्ट रिजेक्टिंग पिटिशंस to legalize same-sex marriage and develop deeper on the provisions of Special Marriage Act of 1954। जो जी सेम सेक्स मेरिजर কাৰণে जी পিটিশনস ফাইল কৰা গৈছিলে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে অলৰেডি নিজৰ ৰায়দান দিছে আৰু সেই পিটিশনক ৰিজেক্ট কৰিছে to legalize the same sex marriage। আৰু লগতে সেই পিটিশনত এটো কোৱা গৈছিল যে স্পেশাল মেৰিজ এক্ট 1954 ত যিবোৰ প্ৰভিজন আছে তাত আসলতে ভালকৈ আমি পুনৰবাৰ চাব লগাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, to examine the issue thoroughly which have convergence and interrelationship with homosexuality। মানে homosexuality related যিবোৰ প্ৰভিজন আছে সেইবোৰ আমি পুনৰবাৰ চাব লাগে বুলি পিটিশন আহিছিল, বাট সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিসেন্টলি 3:2 ভাৰ্ডিক্টৰ জৰিয়তে মানে তিনিজনে এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো পিটিশন এইকেইখন পিটিশনক কি কৰিছে, ৰিজেক্ট কৰিছে, আৰু তাৰ জৰিয়তে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায়দান দি সেম সেক্স মেৰিজৰ যি লিগেলাইজেশন হেতু কমপ্লিটলি পেন কৰিছে। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, देखिए अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अगेंस्ट में यहाँ पे आया है। ठीक है, ए 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच of the apex court মানে সুপ্রিম কোর্টের কথা কোয়া হইছে, headed by chief justice of india ruled in a 3:2 verdict against giving constitutional validity to same sex marriages। ठीक है, तो ये जो वर्डिक्ट है इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल, आई एम सो सॉरी, द वर्डिक्ट वाज अगेंस्ट गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टू सेम सेक्स मैरिजेस। ইয়াতে এই যেটো ভাৰ্ডিক্ট আছিল এটো মানে একে লাইক লিংগৰ মাজত যি বিয়াৰ কথা যি ইয়াৰ উত্থাপন কৰা গৈছিল সেইটো কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডিটি দিয়া নাই। ঠিক আছে, डोमेन ऑफ पार्लियामेंट क्या है देखते हैं। द सीजेआई इन हिज ओपिनियन कंक्लूड्स दैट द कोर्ट कैन neither strike down or read words into the Special Marriage Act of 1954। কৈছে যে the court, Supreme Court can neither strike down, এই কোনো provision strike down কৰিব নোৱাৰে, or read words into the Special Marriage Act SMA Act of 1954 to conclude same sex members within the ambit of SMA 1954। the top court, that means Supreme Court, said it is the parliament and state legislature to formulate laws on it। কৈছে যে SMA 1954 Special Marriage Act 1954 related যদি কিবা সংশোধন আনিব লাগে,
ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সেই অধিকাৰ কাৰ আছে টু ফৰ্মুলেট ল নতুন আইন প্ৰণয়নৰ কাৰণে যদি সংশোধনী আইন আনিব লাগে সেয়া কেৱল আৰু কেৱল পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ আছে গতিকে ডমেইন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যি মানে পাৱাৰ সেই পাৱাৰৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে একো কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁলোকে ৰাইট দিছে what are the other observations বেলেগ বেলেগ আৰু বাকি অবজাৰভেশন কি আছিলে একে সময়তে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটো কৈছে যে it says that relationship of marriage is not a static one কৈছে যে আজি যি দৰে ৰিলেশনশিপৰ যোনটো স্টেটাস ঠিক আছে মানে ম্যাৰেজৰ যোনটো স্টেটাস এটো স্টেটিক ওয়ান নহয় আগতে যেনেকৈ আছিল আজিও তেনেকৈ থাকিব আগলৈ তেনেকৈ থাকিব এটো নহয় সময় সময় হয়তো ইয়াৰ খালফলনি ঘটিব হেতু এটা প্ৰভিজন ৰাখিছে ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট holds that বুজি পাইছা ন তোমালোকে relationship of marriage is not a static one supreme court holds that queer persons have an equal right and freedom to enter into a union যিখিনি তৃতীয় লিংগৰ বেসিক্যালি মানুহ আছে বা যিখিনি queer persons আছে LGBTQ+ কমিউনিটিৰ যোনখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে যিকোনো এটা ইউনিয়নত তেওঁলোকে এন্টাৰ হ'ব পাৰে আৰু হেতু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে বুলি কোৱা গৈছে they have equal right and freedom to enter into a union ঠিক আছে उसके बाद क्या बोला गया है कि all 5 जजेस ठीक है all 5 जजेस on the bench agreed that there is no fundamental right to marry under constitution और उन लोगों ने बोला भी है कि right to marry ठीक है of the person of choice itu yet like কৈছে যে there is no fundamental right to marry under our Indian constitution তো এইখিনি অবজারভেশনস আছে against constitutional validity তেওঁলোকৰ ভাৰ্ডিক্টটো আহিছে Parliamentor অধিকাৰ আছে to formulate laws regarding SMA Act of 1954 and Supreme Court কৈছে যে marriage is the relationship of marriage is not a static one ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা আৰু যিকোনো queer communityৰ মানুহে বা যিকোনো এজন queer মানুহে কি কৰিব পাৰে queer person এজনে যিকোনো ইউনিয়নত জয়েন কৰিব পাৰে and there is no fundamental right to marry under our constitution ठीक है लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है जो माइनर ओपिनियन आया था माइनॉरिटी ओपिनियन माने बाकी দুজনৰ ভিতৰত এজনে কি কৰিছে সোৱা ঠিক আছে মানে বেসিক্যালি কোনে কোনে কৰিছিলে আমাৰ চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া আৰু জাস্টিস কোলে কি কৈছিলে মাইনৰিটি অপিনিয়ন যি দুটা ভোট পৰিছিলে ঠিক আছে they favored extension of civil union to same sex couples ঠিক আছে তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে যি সিভিল ইউনিয়ন আছে সিভিল ইউনিয়ন কি হয় মই বুজাই আছো তাৰ এক্সটেনশন কৰিব দিছে তাত কাক ইনক্লুড কৰিব দিছে it should be extended for the same sex couples A civil union, okay, it refers to the legal status that allows same-sex couples specific rights and responsibilities that normally conferred upon married couples. কোৱা গৈছে যে যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেসপন্সিবিলিটি আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইটস এটা মেৰিড কাপলে পায় সেই যেটো লাইক legal status ঠিক আছে এই legal status to এটা same sex couple পোৱাটো উচিত বুলি কৈছে a civil union refers to the legal status that allows same sex couples specific rights ঠিক আছে এই same sex coupleৰ যেটো specific right আছে হেতুক allow কৰিবৰ কাৰণে যি এটা legal status আমাৰ ইয়াত আছে it is called civil union ঠিক আছে and responsibilities and that are normally conferred upon married couples basically এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে right সেই যেটো legal status ঠিক আছে rights and responsibilities এটা normal coupleৰ থাকে that should be conferred to the same sex couple ঠিক আছে although a civil union resembles a marriage it does not have the same recognition in personal law as marriage যদিও civil union to ঠিক আছে civil union ওকে দুজন মানুহৰ মাজত যদি সম্পৰ্ক থাকে এটো ম্যাৰেজৰ নিচিনাই হৈ যায় যদি এক legal status দিয়া গৈছে যিহেতু কিন্তু তথাপিও personal law here it does not have the same recognition personal law here marriage যেটো recognition আছে সেই recognition civil union or নাই ঠিক আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ ফেভাৰত আছিল যে এই কনস্টিটিউশনাল constitutionally valid কৰিব লাগে মানে আৰু যিখন SMA Act আছে সেইখনকো কি কৰিব লাগে সংশোধন কৰিব লাগে we should go deeper into that particular SMA Act of 1954 ठीक है यहाँ तक आई थिंक सही है ना देखिए लीगलिटी के बारे में अगर बात किया जाए ठीक है लीगलिटी के बारे में अगर बात किया जाए व्हाट इज द लीगलिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया ठीक है ना देखिए जिस ग्राउंड के बेसिस में वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग डिबेट एंड डिस्कशंस हुआ है क्या ऐसा कुछ है लीगलिटी
The right to marry is not expressly recognized either as a fundamental or constitutional right under the Indian Constitution but a statutory right. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बोला कि ये जो है इट इज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड ईदर एज अ फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट इट इज a statutory right. Though marriage is regulated through various statutory enactments, its recognition as a fundamental right has only developed through judicial decisions of India's Supreme Court. Such declaration of law is binding on all courts, ठीक है, binding on all courts throughout India under 141 of the Indian Constitution. কোৱা গৈছে যে যদিও এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হিচাপে, ঠিক আছে, এতিয়াও মেৰি মানে ৰাইট টু মেৰি এতিয়াও ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নহয়, এটা ষ্টেচুটৰী ৰাইট হয় যাক বেলেগ বেলেগ ষ্টেচুটৰী এনেক্টমেণ্টৰ থ্ৰুদি ৰেগুলেট কৰা যায়, ঠিক আছে, এণ্ড ইটছ ৰিকগনিশ্যন এজ এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হেজ অনলি ডেভেলপ থ্ৰু কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব, ইয়াক মেৰিজক ৰাইট টু মেৰিক ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হিচাপে কেনেকে আমি লাইক ৰিকগনাইজ কৰিম থ্ৰু জুডিচিয়েল ইণ্টাৰভেনশ্যন অৰ জুডিচিয়েল ডিচিশ্যনছ. বেচিকেলি কোনে ল'ব, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ল'ব, আৰু যাৰ ডিচিশ্যন ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ হাই কোৰ্ট আছে বা যিমানবোৰ লাইক ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছ আছে তাত সেই ডিচিশ্যন মানি ল'ব লগা হ'ব, ঠিক আছে. চ' এতিয়ালৈকেতো কৰা হোৱা নাই, এবাৰো নহ'লে, পাছলৈ কি হয় দেখা যাব, ঠিক আছে. सो इसको भी अपडेट करते रहेंगे. अर्लियर व्यूज क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऑन सेम सेक्स मैरिजेस. देखिए, मैरिज इज ए फंडामेंटल राइट ऐसा बोला गया था सफीन जहान वर्सेस असुकान केएमएन आदर्श 2018 का जो जजमेंट आया था. While referring to Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights and the Puttaswamy case, ठीक है, the Puttaswamy judgment, the Supreme Court held that the right to marry a person of one choice is integral to Article 21 of the Indian Constitution. Article 16 subclause 2 in the Indian Constitution provides that there cannot be any discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, decision, place of birth, residence or any of them. ঠিক আছে. So Indian Constitution এটো কোৱা গৈছে যে কাকো কি কৰিব নোৱাৰে, ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰে on the basis of religion, race, caste, sex, decision or place of birth, ঠিক আছে, or residence. নাও এই যিটো জাজমেণ্ট আহিছিলে 2018 চনৰ, সেইটো পুট্টাস্বামী জাজমেণ্ট, পুট্টাস্বামী কেছ আৰু ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছৰ মানে লাইক যিটো আৰ্টিকল 16 আছে, ঠিক আছে, while referring to the Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights and আমাৰ যিটো পুট্টাস্বামী কেছ হৈছিলে সেই দুটাক ৰেফাৰ কৰিয়ে কৈছিল যে ৰাইট টু মেৰি এ পাৰ্চন অফ চইচ is an integral part of like Article 21, ठीक है. And the right to marry is intrinsic, ठीक है, कहा गया ये the right to marry is intrinsic to the liberty which the Constitution guarantees as a fundamental right, ঠিক আছে. কৈছে এইটো লিবাৰ্টিৰ এটা পাৰ্ট হয় আৰু লিবাৰ্টি কি হয়, এটা আমাৰ লিবাৰ্টি বেসিক্যালি কনস্টিটিউশনে গ্যারান্টি কৰে as a fundamental right. LGBTQ community entitled to all constitutional rights, बेसिकली नवजीत सिंह जोहर एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में ही आया था. यहाँ पे बोला गया है कि LGBTQ कम्युनिटी को, ठीक है, दे एंटाइटल टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. बाकी लोगों को जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता है LGBTQ कम्युनिटी को भी मिलेगा. ये नवजीत सिंह जोहर केस को याद रखिए, ठीक है. जो आपका आर्टिकल 16 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड पुट्टास्वामी केस में भी ये बोला गया था कि राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वन चॉइस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 और इंटीग्रल टू आर्टिकल 21, ठीक है. तो ये याद रखिए. द सुप्रीम कोर्ट held that members of the LGBTQ community are entitled as all our citizens to the full range of constitutional rights, including the liberties protected by the Constitution, and are entitled to equal citizenship and equal protection of law, ठीक है. तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है. इतना ही इसका जिक्र हुआ है एसएमए एक्ट ऑफ 1954, ये भी थोड़ा देख लेते हैं. देखिए, मैरिजेस इन इंडिया, ठीक है, जो मैरिजेस होता है इंडिया में, इट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉ. जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का हिंदू मैरिज के लिए, ठीक है. मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 है, ठीक है, अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954. ये 3 एक्ट के अंदर ही हमारे इंडिया में अलग अलग मैरिजेस को रजिस्टर किया जाता है. हिंदू होने से हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, मुस्लिम होने से मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ,
एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट एसएमए एक्ट ऑफ 1954. It is the duty of the judiciary to ensure that the right of both the husband and wife are protected. ये जुडिशियरी का ड्यूटी है कि हमारे यहाँ पे जो भी हस्बैंड एंड वाइफ है इन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए. The Special Marriage Act of 1954 has a provision for civil marriages for people of India and all Indian nationals in foreign countries irrespective of religion or faith followed by either party. ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम से नहीं, कोई भी हमारे यहाँ के लोग अगर है जो हमारे इंडिया में रहते हैं या फिर बाहर कंट्रीज में रहते हैं जो इंडियन नेशनल्स है, irrespective of the religion, they can register their marriage under Special Marriage Act of 1954. When a person solemnizes marriage under this law, then the marriage is not governed by personal law but by Special Marriage Act. যদি কোনোবাই এই ম্যারেজ এই যেটো অ্যাক্ট আছে এসএমএ অ্যাক্ট অফ স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অফ 1954, ঠিক আছে, ইয়াৰ আন্ডাৰত যদি কোনোবাই, ঠিক আছে, ইয়াৰ আন্ডাৰত যদি কোনোবাই নিজৰ ম্যাৰেজ লাইক ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ যি বিয়া এইটো কোনো পাৰ্সোনেল ল মানে হিন্দু ম্যাৰেজ এক্ট বা মুসলিম পাৰ্সোনেল ল এপ্লিকেশন এক্টৰ দ্বাৰা হেতু পৰিচালিত নহয়. কিহৰ দ্বাৰা হ'ব? এই স্পেশাল ম্যাৰেজ এক্ট অফ 1954 ৰ দ্বাৰা হে হ'ব. ঠিক আছে, फीचर्स क्या क्या है? देखिए फीचर्स क्या क्या है. इट अलाउज पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड टू कम टुगेदर इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज. ये स्पेशलिटी यहाँ पे है कि दो अलग अलग रिलीजन से भी लोग अगर है जो शादी करना चाहते हैं तो उन लोगों के कैसे होगा? एसएमए एक्ट ऑफ 1954 के तहत ही वो लोग शादी कर सकते हैं. ठीक है, इट अलाउस, ये अलाउ करते हैं ये एक्ट. It lays down the procedure for both solemnization and registration of marriage whether either of the husband or wife or both are not Hindus or Buddhists, Jain or Sikh. इन लोगों के लिए भी ये एक्ट के तहत ही यहाँ पे मैरिज रजिस्टर होता है. Being a secular act, it plays a key role in liberating individual from traditional requirements of marriage. ठीक है, तो ये भी है कि it plays a key role in liberating individuals from traditional requirements of marriage. मतलब जी আমাৰ বিয়া এখন হ'বৰ কাৰণে যিবোৰ ট্ৰেডিশনেল ৰিকুৱাৰমেন্ট থাকে সেইবোৰৰ পৰা বাদ পেলাই এই এক্টৰ জৰিয়তেও বিয়া কৰোৱা হয়. ठीक है सर. नाउ थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं कि व्हाट आर द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सेम सेक्स मैरिज. पहला जो है इट इज ए मैटर ऑफ इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ. देखिए कोई भी इंडिविजुअल है irrespective of their sexual orientation they have the right to marry and form a family. सीधी सी बात है. ठीक है, same sex couples should have the same legal rights and protection as opposite sex couples, and non-recognition of the same sex marriage amounted to discrimination that struck at the root of the dignity of LGBTQIA+ couples. पहली बात तो है कि इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ होना चाहिए. ठीक है, जैसे बाकी लोगों को मिलता है उनको लाइक फैमिली फॉर्म करने का एंड शादी करने का जो परमिशन है वो मिलना चाहिए. दूसरा जो है स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज. ठीक है, स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज. मैरिज प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट टू कपल्स. ठीक है, शादी होने से क्या होता है कि एक तो आपको सोशल बेनिफिट मिलता है, दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट एंड देयर फैमिलीज को भी मिलता है which will also benefit the same sex people. ये सेम सेक्स पीपल के लिए भी होना चाहिए. ठीक है, cohabitation as a fundamental right. The CJI acknowledged that the cohabitation is a fundamental right and it is the government's obligation to legally recognize the social impact of such relationships. उसके बाद जो है biological gender is not absolute. ठीक है, बोला है कि biological gender एब्सोल्यूट नहीं होता है, मेल या फीमेल नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बायोलॉजिकल जेंडर इज नॉट एब्सोल्यूट एंड द जेंडर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन जस्ट वन जेनिटल्स. ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. जेंडर जो चीज है ये एक जेनिटल के आधार पे हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते. ये इट इज ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेना. ठीक है, देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ ए मैन और ए वीमेन. एंड ग्लोबल एक्सेप्टेंस की अगर बात किया जाए कि ये ऑलरेडी 32 कंट्रीज में ये मैरिज लीगल है. ठीक है, तो इक्वल राइट मिलना चाहिए. आपका जो बायोलॉजिकल जेंडर जो है, क्योंकि बायोलॉजिकल जेंडर भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये याद रखिए. ठीक है, स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज एंड जो कम्युनिटीज. ठीक है, स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज जो सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट कपल्स को मिलते हैं जो ऑपोजिट सेक्स के होते हैं, वो जिस तरीके के उनको सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट होता है शादी के बाद, लाइक
सेम तरीके का बेनिफिट लाइक इन लोगों को भी होगा, सेम सेक्स पीपल को भी होगा, ऐसा कहा गया है। एंड ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी है। नाउ व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द सेम सेक्स मैरिजेस? पहला जो है इट इज अबाउट रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ्स। ठीक है, रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ में ये बोला जाता है कि मैरिज शुड ओनली बी बिटवीन ए मैन एंड ए वीमेन। ठीक है, तो changing the tradition definition of marriage would go against the fundamental principles of their beliefs and value system। हमारे सोसाइटी में जो भी हम लोगों का बिलीफ सिस्टम है एंड जो हम लोगों का वैल्यू सिस्टम है उसके अगेंस्ट में भी जा सकता है अगर हम लोगों ने ट्रेडिशनल डेफिनेशन को ऑल्टर कर दिया है मैरिज का तो। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोक्रिएशन। सम पीपल आर्ग्यू दैट द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैरिज इज टू प्रोक्रिएशन, मतलब क्रिएशन। ठीक है, that same sex couples cannot have biological children। ठीक है, therefore they believe that the same sex marriage should not be allowed because it goes against the natural order of things। बोला जाता है कि जो नेचर का जो दान है उसके खिलाफ है ये। ठीक है, उसके बाद लीगल इश्यूज भी है। देयर आर कंसर्न दैट अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज विल क्रिएट लीगल प्रॉब्लम्स सच एज इश्यूज विद इनहेरिटेंस, टैक्स, प्रॉपर्टी राइट्स किसको मिलेगा, इनहेरिटेंस किसको दिया जाएगा, पूरा जो सिस्टम है उसमें ही चेंजेस लाना पड़ेगा। Same people argue that it would be too difficult to change all the laws। जितना भी prevailing laws है, regulations है, उसको change करना तो accommodate same sex marriage is like not a good deal। ठीक है, तो religious and cultural belief तो है ही, procreation है, उसके साथ साथ legal issues है and issues with adoption of children। When queer couple adopt children, it can lead to social stigma, discrimination and negative impact on the child's emotional and psychological well-being, especially in Indian society where acceptance on LGBTQIA+ community is not universal। चिल्ड्रन के इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग पे भी बाद में जाके असर पड़ सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये जीएस पेपर 3 होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने जीएस पेपर 1 भी लिख दिया। ठीक है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली क्या है, एट प्रेजेंट टाइम आपका जो ये जो आर्टिकल आया है ये अरेबियन ल्यूपर्ड्स एंड वुल्व्स के बारे में है। एट प्रेजेंट टाइम्स बोथ द अरेबियन वुल्फ एंड अरेबियन ल्यूपर्ड्स, ठीक है, आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, बस इतना याद रखिए, दोनों ही क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि इन लोग जो पॉपुलेशन है विद द लियोपार्ड हैविंग लॉस्ट 98% ऑफ इट्स historical range and is believed to be extinct in its northern range including Negev and Judean deserts। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। जो उल्फ्स है, अरेबियन उल्फ्स, ठीक है, इट इज अ सबस्पीसीज ऑफ द ग्रे उल्फ। द अरेबियन उल्फ होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट उल्फ। 2 पॉइंट याद रखना है, एक जो है दोनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंड ये जो अरेबियन उल्फ्स है ये सबसे छोटा उल्फ माना जाता है, मेकिंग इट ए यूनिक एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द रीजन्स वाइल्ड लाइफ। जियोग्राफिकल स्प्रेड अरेबियन पेनिनसुला में मिलता है, साथ साथ में जो नेगिव डिजर्ट है इन साउदर्न इजराइल एंड पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है, साइज क्या है एंड स्टेटस आईसीएन रेटेड बुक में क्या है। ऐसे अरेबियन ल्यूपर्ड्स के बारे में अगर बोला जाए तो द अरेबियन ल्यूपर्ड कहाँ पे मिलता है? पहली बात तो यह कि आईसीएन रेटेड बुक में क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है, ये भी अरेबियन पेनिनसुला में ही मिलता है। दिस ल्यूपर्ड्स वेर हिस्टोरिकली फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अरेबियन पेनिनसुला इंक्लूडिंग ये सेम डिजर्ट में नेगिव डिजर्ट एंड जूलियन डिजर्ट्स। Geographical spread, most of its historical range कहाँ पे है? Basically, as recent study published in 2023 reported that the Arabian leopard has lost most of its historical range and its population has become highly isolated and fragmented। ये नेगिव एंड जूलियन डिजर्ट में मिलता है एंड स्पीशीज इज कंसीडर्ड एक्सटिंक्ट इन इट्स एंटायर नॉर्दर्न रेंज। जो नॉर्दर्न रेंज है वहाँ पे ये नहीं पाया जाता है, इसको एक्सटिंक्ट घोषित किया गया है। तो ये है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अबाउट अरेबियन वुल्फ एंड अरेबियन ल्यूपर्ड। The next topic is important from prelims point of view। ठीक है, ये किसके रिगार्डिंग था, क्या है टॉपिक? 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर 2023। देखिए जो हमारे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इट हैज अनाउंस कमेंसमेंट ऑफ द 5th नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2023 to recognize and encourage outstanding efforts in the field of water conservation and management। ঠিক আছে, যিসমূহ দেশ, যিসমূহ ৰাজ্য, যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টে ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্টত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ এফৰ্টছক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে নেশ্যনেল ৱাটাৰ এৱাৰ্ড দিয়া যায় আৰু এই বছৰ পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছে 2023 চনত। দ্য ইনিচিয়েটিভ এলাইন্স উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্টছ ভিজন অফ এ জল সমৃদ্ধি ভাৰত। জল সমৃদ্ধ ভাৰত যিটো আমাৰ কেম্পেইন আছে তাৰ লগত আচলতে নেশ্যনেল ৱাটাৰ এৱাৰ্ডটো এলাইন কৰা গৈছে বা ইনিচিয়েটিভটো এলাইন হৈছে।
द NWA वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2018, तो 2018 से 2023 तक फिफ्थ बार के लिए पांचवें बार के लिए ये दिया गया है। लेकिन इंट्रोड्यूस 18 में किया गया था, 19 में पहला डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। तो 19, 20, 21, 22, 23 5 साल लगातार देते आ रहे हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको दिया जाता है? द अवार्ड्स आर ओपन टू वेरियस एंटिटीज, लाइक ऊपर से आएंगे स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज को दिया जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, इंडस्ट्री, एनजीओ, इंडिविजुअल सबको दिया जाता है। अवार्ड कैटेगरी में क्या क्या है देखिए, बहुत ही ईजी है याद रखने के लिए। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे क्या आ सकता है? विलेज पंचायत आ सकता है, और अर्बन होने से अर्बन लोकल बॉडी, इसके आगे बेस लगा दीजिए। पहला तो एक कैटेगरी ये है। दूसरा जो है, जो नॉन आपका जो पॉलिटिकल एंटिटी है, बेसिकली जो आपका स्कूल कॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशन, अदर देन स्कूल कॉलेज, यहाँ पे भी हो सकता है। एंड बेस्ड इंडस्ट्री, बेस्ड सिविल सोसाइटी, बेस्ड वाटर यूजर एसोसिएशन एंड बेस्ड इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस, इंडिविजुअल तक भी ये अवार्ड दिया जाता है। प्राइजेस एंड रिकॉग्निशन के बारे में अगर बात किया जाए, विनर्स इन द कैटेगरीज ऑफ द बेस्ट स्टेट एंड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट विल रिसीव ए ट्रॉफी एंड ए साइटेशन। इन द अदर कैटेगरीज इंक्लूडिंग बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस, कैश प्राइजेस रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख to 2 lakhs will be awarded along with the trophies and citation। ठीक है, ये था नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर 2023 के बारे में। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसको हम लोग इंडियन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। देखिए, जो राइट्स लिमिटेड एंड आर्कॉन अवार्डेड नवरत्न स्टेटस, ये शॉर्ट फॉर्म है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हम लोगों का, यहाँ पे इट हैज कन्फर्ड अस एस्टीम नवरत्न स्टेटस अपॉन द 2 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, দুটা পাব্লিক সেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ যাক নৱৰত্ন স্টেটাস ৰিসেন্টলি দিয়া গৈছে। ঠিক আছে, अंडर जो आपका ये है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ओके। एंड राइट्स, अबाउट राइट्स क्या है? राइट्स इज ए लीडिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग फर्म है। ठीक है, राइट्स क्या है? एक ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग फर्म है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज इन द डाइवर्स सेक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग फर्म है किस सेक्टर में? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, ये रेलवे के अंदर आता है। आपका ये जो है दूसरा जो है आर्कॉन, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इनिशियली नेम्ड एज इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, आर्कन। ठीक है, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 एंड 76। ठीक है सर। सो इट सर्व एज द प्रीमियर पब्लिक सेक्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ही आता है, एक पब्लिक सेक्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अभी है कि नवरत्न कंपनीज क्या है, किस कौन कौन सी कंपनीज को नवरत्न स्टेटस दिया जाता है। बेसिकली इंडिया में there is a group of CPSE, Central Public Sector Enterprises, that have enhanced financial autonomy, जिसका बहुत ज़्यादा financial autonomy and flexibility है to compete in the global market और compete करने का। Basically, they are given certain privileges such as investing up to 1000 crore without explicit government approval। ক'ৰবাত যদি 1000 কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ CPSE-টোৱে, তো উইদাউট গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভেল তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু নৱৰত্ন ষ্টেটাছ প্ৰথমবাৰ কেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল? 1997। টোটেল এতিয়া কিমানটা আছে? আমাৰ এটা 16টা নৱৰত্ন কোম্পানী আছে। আৰু নৱৰত্ন ষ্টেটাছ পাবৰ কাৰণে বেচিকেলি কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, ঠিক আছে, যাক কোৱা হয় মিনি ৰত্ন ডেজিগনেশ্যন। দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ CPSE মাষ্ট হোল্ড দ্য মিনি ৰত্ন ডেজিগনেশ্যন and it needs to achieve a score of 60 or more out of 100 according to 6 performance criteria। 6 अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पे अगर कोई भी एक CPSE 7 नंबर से ज्यादा, ठीक है, अगर ले आ पाता है तो उसको नवरत्न घोषित कर दिया जाता है, मिनी रत्न डेजिग्नेशन मिल जाता है। ठीक है, जैसे नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, ठीक है, अर्निंग पर शेयर एंड इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस, इस ऐसे करके टोटल 6 इंडिकेटर्स है, 6 क्राइटेरिया, जिसके आधार पे ये मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज अबाउट ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। ये हाल ही में ग्लोबल इंडिया जो आपका ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट हुआ है 2023 में, ठीक है, GMIS ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, ये वर्चुअली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, इट इज द 3rd एडिशन ऑफ GMIS 2023, ये 3rd एडिशन है। 17 से 19 अक्टूबर तक ये चलेगा, MMRDA ग्राउंड्स इन मुंबई। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ पे बोला भी है कि इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन अवेज यू,
India's hardworking people awaits you. Invest in your ports, invest in our people. Let's India be your preferred trade destination. ठीक है, तो ये बड़ा इवेंट है, ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट है जहाँ पे 250 से भी ज़्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पीकर्स रहेंगे, 16 मिनिस्टर्स फ्रॉम 11 स्टेट्स रहेंगे, जो भी बेसिकली कोस्ट लाइन जिस भी स्टेट्स में है, 23,000 लाइक करोड़ से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट इनोवेशन फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे दिया जाएगा, बनाया जाएगा, 31 लीडिंग ग्लोबल सीईओज भी यहाँ पे मौजूद होंगे एंड 150 प्लस एग्जीबिशंस यहाँ पे करा जाएगा। ठीक है सर, तो ये जो है इंडिया का मेरीटाइम अमृतकाल विजन ऑफ 2047, ठीक है, ये ही लॉन्च किया गया है। बेसिकली दिस इज द बिगेस्ट मेरीटाइम इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, द समिट विल फोकस ऑन द की एरियाज ऑफ मेरीटाइम सेक्टर with sessions and discussions around ports of the future, decarbonization and coastal shipping and inland water transport, shipbuilding, repair and recycling, finance, insurance and arbitration, अलग अलग, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा वास्ट अलग अलग लाइक की एरियाज पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, 2-3 याद रखिए, ज़्यादा याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, जैसे decarbonization of the coast, कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पे ही यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। दिस इज अ लैंडमार्क इवेंट नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द ग्लोबल मैरीटाइम कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे वाइड इंटरनेशनल एंड नेशनल रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे मैंने बोला कि 115 ऑफिशियल्स यहाँ पे लाइक रहेंगे फ्रॉम 28 कंट्रीज इंक्लूडिंग बेलारूस, बेल्जियम, भूटान, डेनमार्क, फ्रांस, ईरान, इटली, ठीक है, एंड मेनी मोर कंट्रीज। ठीक है, ये मेरा जो अभी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज अबाउट अमृतकाल विजन 2047। दिस समिट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू अनवील अमृतकाल विजन 2047, a 25 years of blueprint for the Indian maritime blue economy। इंडियन मेरीटाइम ब्लू इकोनॉमी कारण, ठीक है सर, এই যিটো ভিজন অমৃতকাল মেৰিটাইম ভিজন 2047 এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আসলতে এই যিটো আমাৰ গ্লোবেল মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া সামিট আছে থাৰ্ড, ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰা যাব, লঞ্চ কৰা যাব। দ্য প্লেন আউটলাইন স্ট্ৰেটেজিক ইনিচিয়েটিভ এইমড এট এনহেন্সিং পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ। ঠিক আছে, পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ এনহেন্স কৰা যাব, সাস্টেইনেবল প্র্যাকটিসেস প্রমোট কৰা যাব, ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন কৰা যাব। Project worth rupees of 23,364 crores will be inaugurated or foundation stones will be laid during the summit to align with this vision। মানে এই যেটো vision আছে অমৃতকাল vision 2047, ইয়াৰ ফাউন্ডেশন স্টোন কি কৰা যাব, লে ডাউন কৰা যাব। ঠিক আছে, सो यहाँ पे 31 नॉलेज सेशंस रखा जाएगा, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स राउंड टेबल होगा, ग्लोबल सीईओस फोरम होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फोकस ऑन मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इनलैंड वाटर एंड कोस्टल शिपिंग, रीजनल मेरीटाइम कनेक्टिविटी, अलग अलग जो हमारे आसपास के देश है, तो ऐसे करके बहुत सारे देश के साथ अलग अलग 31 नॉलेज सेशंस यहाँ पे करा जाएगा। जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे भी कोस्टल एरियाज है, हर एक स्टेट वहाँ पे है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार से लेके अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स यहाँ पे पार्टनर स्टेट्स बनेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 5 आसाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्टेक्स्ट क्या है, to mark the beginning of the year-long birth anniversary celebration of the first Gyanpith awardee of Assam, Dr. Birendra Kumar Bhattacharya, and several programs were held in the city on Saturday to honor the legend in a befitting manner। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱ কোন আছিলে, তেখেতৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে, তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে 1924 চনৰ 14 অক্টোবৰৰ দিনত। ঠিক আছে, তেখেতৰ মৃত্যু 6 আগষ্ট 1997 চনত, and he was a Indian writer। He was one of the pioneers of modern Assamese literature and he was the first Assamese writer to receive Gyanpith award। ঠিক আছে, জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পৰা প্ৰথমজন অসমৰ ব্যক্তি কোন আছিলে, he was বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। ঠিক আছে, which was awarded to him in the year 1979। এইটো মনত ৰাখিবা, কেতিয়া, 1979, কিয়নো 1924 2023 অলমোস্ট 100 ইয়াৰ্ছ হ'ব গৈ, 100 ইয়াৰ্ছৰ যিটো ইয়েৰ, এইটো ক্ষেত্ৰত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। ঠিক আছে, গতিকে 1979তেই তেখেতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিখন মৃত্যুঞ্জয় ইমৰ্টেল, যিখন তেওঁৰ নোবেল বা উপন্যাস আছিলে, তাৰ কাৰণে তেওঁ জ্ঞানপীঠ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। হি ৱাজ অলছ' এ ৰেচিপিয়েণ্ট অফ সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ইন এছামিজ ইন 1961 ফৰ হিজ নোবেল ইয়াৰুংগম। ছেকেণ্ডবাৰৰ কাৰণে কি থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে থাৰ্ড এছামিজ এৱাৰ্ডি হয় তেখেত। ঠিক আছে, 1961 ইয়াৰুংগমৰ কাৰণে তেখেতে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। চ' মৃত্যুঞ্জয় ফৰ লাইক জ্ঞানপীঠ ফৰ মৃত্যুঞ্জয়। ঠিক আছে,
like আৰু সাহিত্য একাডেমি কিহৰ কাৰণে পাইছিলে ফৰ ইয়াৰিংগম in 2005 I'm so sorry in 2005 a translation of the work published by Kotha Books with the title Love in the Time of Insurgency was released. Another famous novel written by Bhattacharya is I মানে mother ঠিক আছে he was the president of Ahom Sahitya Sabha during 1983 to 85. In 1997 Bhattacharya died due to a brief illness at a private কলেজ হস্পিটেল ইন গুৱাহাটী তেখেতৰ নোবেল কিখন আমি চাই লওঁ সবতছে ডাঙৰ যিখন ফেমাছ নোবেলটো আমি গম পাইছোৱে ঠিক আছে কোনখন হয় মৃত্যুঞ্জয় ওকে তাৰ লগতে তেখেতৰ আৰু এখন নোবেল আছিলে ইয়াৰিংগম এই দুখনৰ কথাটো আমি গম পাইছো 1960 পাবলিছ হৈছে 61 সাহিত্য একাডেমি পাইছে ঠিক আছে তাৰ লগতে আইখন ইম্পৰ্টেন্ট নোবেল হয় ওকে আৰু তাৰ লগতে ৰাজপথে ৰিঙিয়াই 1957 ওকে তাৰ পিছত মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড এখনৰ কাৰণে পাইছে আর তার পিছত যদি ইম্পর্টেন্ট কব লগা হয় তেনে হলে ব্লুজুমস ইন দ্য গ্রেভিয়ার্ড ইজ ইম্পর্টেন্ট এন্ড লাভ ইন দ্য টাইম অফ ইনসার্জেন্সি দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট আদার ওয়ার্কস কলং আজ ইউ বয় এখন কি হয় শর্ট স্টোরি কালেকশন হয় এন্ড হাতখড়ি 1962 এখনো শর্ট স্টোরি কালেকশন হয় পাবলিশড সাম পয়েমস ইন দ্য ম্যাগাজিন জয়ন্তী ঠিক আছে গতিকে তেখেত এগৰাকী ভাৰ্সেটাইল ইন্ডিয়ান ৰাইটাৰ আছিলে যাৰ বিষয়ে আজি মই লৈ আহিছো ইয়াতে লাইক নেক্সট যিখিনি আছে ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ from ADRE and SI perspective ठीक है और SI point of view फर्स्ट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है फीमेल का वो हाल ही में बढ़ा है जो बहुत ही अच्छा एक इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पे आया है अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट 2023 एक कौन सा रिपोर्ट है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2002-2003 the female force labor participation rate in the country has improved significantly 4.2% बढ़ा है up to 37% ठीक है in 2023 4.2% বাঢ়িছে it is an outcome of the decisive agenda set by government for ensuring women's empowerment through policy initiatives aims at their long term socio-economic and political development second जो है आपका ये 37% याद रखिएगा ठीक है now the thing is like আৰু এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছো যে লেবাৰ ফোর্স যেটো আছে ন লেবাৰ ফোর্স কি হয় মই অলৰেডি ক্লাছত বুজাইছো সি ফৰ এক্সাম্পল যদি কোনোবাই চাকৰি বিচাৰি আছে লুকিং ফৰ জব ঠিক আছে আৰু কোনোবাই চাকৰি কৰি আছে জব কৰি আছে তাহলে দুইটাকে মিলাই পেলাই যিমান মানুহ আছে সেইখিনি মানুহক কি বুলি কম এক্স এমাউন্ট অফ মানুহ কি হয় লেবাৰ ফোর্সত পৰে বুলি আমি কম তাৰ ভিতৰত ফিমেল পাৰ্টিসিপেশন কিমান আছে ইট ইজ अबाउट 37% and remaining are male International Day of Eradicating Poverty is observed on 17 October. So 17 October দিনটো International Day of Eradicating Poverty eradication or এটা ডে হিচাপে সেলিব্রেট কৰা যায় ঠিক আছে এই যেটো ৰিপৰ্ট আছে লাইক কি বুলি কয় তোমাৰ International Day for Eradicating Poverty এটো 17 অক্টোবৰত অবজাৰ্ভ কৰা যায় আৰু এটোৱে মনত ৰাখিবা যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডেটো কোন দিনত অবজাৰ্ভ কৰা যায় ঠিক আছে Now the thing is to repeat याते हो गए से I will change it I will correct it ठीक है सर उसके बाद जो करंट अफेयर्स है ये था भोपाल की महिला थाना के रिगार्डिंग it is the first like countries first to get ISO certification ये पहला महिला थाना है जिसको ISO certification मिला है the Mahila Thana of Bhopal became the first women centric police station across the entire country to be conferred with the International Organization for Standardization certificate. Bhopal Mahila Thana has been improved a lot on its part in registering grievances of the complaints confronting them and proving cases. The ISO certification is a testament to the station's commitment to improving its services and facilities, ensuring quality, safety and efficiency. ये तीनों कारण के लिए ही ISO सर्टिफिकेशन भोपाल के महिला थाना को मिला है which is important from exam point of view. उसके बाद जो है ये भी important है इंडियन आर्मी establishes first ever BSNL BTS on Siachen Glacier. देखिए इंडियन आर्मी पहली बार के लिए इंडियन आर्मी ने क्या एस्टैब्लिश किया है विश्व के ठीक है वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल टावर एंड बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS ऑन द सियाचिन ग्लेशियर ये कितना कठिन है करना ठीक है पहला मोबाइल टावर इतनी ऊंचाई में ओके इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑन द अर्थ सियाचिन ठीक है ये किसके साथ मिलके किया है विद द हेल्प ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL एम क्या है टू प्रोवाइड मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज टू सोल्जर्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ over 15,500 feet.
A base transceiver station is a radio transceiver that connects mobile devices to a cellular network. ठीक है. Next topic is ADB, Asian Development Bank invests 181 million US dollar to improve Ahmedabad's peri-urban areas. ठीक है. India's यहाँ पे भी थोड़ा आज प्रॉब्लम हो गया. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ठीक है. ये याद रखिए बस. जो यहाँ पे मैंने दिया है उसके बाद जो पीडीएफ होगा वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसको लाइक करेक्ट करके. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट्स डाला है, ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया. ठीक है. ऐसा कभी नहीं हुआ था लेकिन आज हो गया. तो आप लोगों ये छोड़िए. ठीक है. यहाँ पे जो हेडलाइन दिया हुआ है इसको छोड़िए एक बार. ठीक है. तो नेक्स्ट जो है इंडिया और यूके ने 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग यहाँ पे इनॉग्रेल हुआ है रिसेंटली, हाल ही में. ठीक है. द इनॉग्रेल इंडिया यूके 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग सॉ द two sides focusing on the ways to boost cooperation in a range of key areas such as trade and investment, defense, critical technologies, civil aviation, health and energy, aim to discuss and review all the aspects of India-UK comprehensive strategic partnership, discuss international development including the Indo-Pacific regions, ठीक है सर, Indian Ocean and Pacific regions, and consider the possibility of enhancing anti-terror collaboration. So anti-terror collaborationৰ কাৰণে আৰু like India UK comprehensive strategic partnership develop কৰিবৰ কাৰণে আসলতে India UK 2+2 dialogue recently conduct কৰা গৈছে. 2+2 মানে দুজনকৈ ফৰেন মিনিষ্টাৰ আৰু দুজনকৈ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ তাতে দুইখন দেশৰে আছিলে, সেইকাৰণে কোৱা হয় 2+2 dialogue. ঠিক আছে. সো এইটো যিটো হেডিং আছে এইটো মই চেঞ্জ কৰাই দিম. ঠিক আছে. এণ্ড লাইক this thing, okay, ये मैं चेंज करा दी. ठीक है. तो ये है आज का क्वेश्चन, ये मैंने डाला है. ठीक है. ये 2019 प्रीलिम्स में आया था यूपीएससी में. और आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ अगर इंस्टाग्राम में नहीं जुड़ा है तो आप लोग जुड़ जाइए. ठीक है. इंस्टाग्राम में हम लोगों को फॉलो कीजिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम शास्त्र.